जाने दो मनीष, क्यों इनके मुंह लग रहे हो? नमिता ने हड़बड़ी में कहा। शौर्य सिर्फ गिल परिवार का उत्तराधिकारी था, पर मनीष अंडरवर्ल्ड की दुनिया से ताल्लुक़ रखता था। नमिता जानती थी अगर आहान ने सच बता दिया तो मनीष उसे कभी माफ़ नहीं करेगा। तुम चुप रहो, मनीष ने नमिता को घूरते हुए कहा। फिर आहान की तरफ मुड़ते हुए कहा, हाँ तो क्या कहा था तुमने? तुमने भी कि मैं भी इसका बॉयफ्रेंड हूँ। इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? कुछ नहीं, बस कुछ देर पहले मैंने इसे और मेरे रिश्तेदार को बात करते हुए देखा था। उसने आपकी गर्लफ्रेंड को बेबी और डार्लिंग भी बुलाया था, आहान ने कहा। तुम झूठ बोल रहे हो, नमिता ने चिल्लाकर कहा और उसका कॉलर पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। इतने में मनीष ने उसे रोक दिया और अपनी तरफ खींचते हुए बोला, क्या ये जो कह रहा है वो सच है? नहीं मनीष, ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, नमिता ने अपनी तरफ से सफाई देते हुए कहा। अब मनीष कंफ्यूज हो रहा था। उसने फिर से आहान से पूछा, क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? आहान ने फाइनली अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा, मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। चाहो तो जाकर होटल का सीसीटीवी चेक कर लो। जैसे ही नमिता ने सीसीटीवी सुना, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो जानती थी अगर मनीष ने सीसीटीवी देख लिया तो उसे सच का पता चल ही जाएगा। उधर मनीष नमिता के चेहरे का रंग देखकर समझ गया था आहान सच बोल रहा है। उसे ये सुनकर बहुत गुस्सा आया और उसने नमिता के गाल पर एक चांटा मारा। मनीष, मेरी बात सुनो, मैं इसके साथ सिर्फ टाइम पास कर रही हूँ। मैं उसे पसंद नहीं करती, मैं बस आपसे प्यार करती हूँ, प्लीज़ मेरा भरोसा करें, नमिता ने सुबकते हुए कहा। टाइम पास? मैं तुम्हें महीने के इतने पैसे देता हूँ फिर भी तुम्हारा टाइम पास नहीं होता, मनीष ने गुस्से में कहा। मनीष को उम्मीद नहीं थी कि नमिता ऐसा करेगी। वह हर महीने उसे बहुत पैसे देता था तो कभी चीज़ की कमी नहीं होने देता था, पर फिर भी नमिता और पैसों के लिए दूसरे लड़कों के साथ घूम रही थी। मनीष, मुझे माफ़ कर दो, मुझे लालच आ गया था, प्लीज़ आई एम सॉरी। नमिता मनीष के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी। मनीष के मन में नमिता के लिए फीलिंग्स थी। वो उसे उसकी सुंदरता के लिए पसंद करता था और वो बहुत समय से उसके साथ थी, इसलिए उसने नमिता को माफ़ करने का फ़ैसला किया। ठीक है, इस बार मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, पर अगर मुझे कभी पता चला कि तुम दूसरे मर्दों के साथ घूम रही हो तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मनीष ने नमिता को धमकाते हुए कहा। ऐसा कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं, मैं सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ, नमिता ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। यह सब देखकर आहान को हंसी आ गई। उसे लगा कि मनीष ने नमिता को बहुत हल्के में माफ़ कर दिया। आहान से रहा नहीं गया और उसके चेहरे पर हंसी आ गई। ये देखकर नमिता की आंखें गुस्से से भर गई थी। उसे आहान पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसकी वजह से मनीष ने उस पर हाथ उठाया था, पर उसे इस वक्त कुछ भी बोलना सही नहीं लगा। सुनो, तुम नमिता को परेशान के लिए मैं अभी तो तुम्हें कुछ नहीं बोल रहा हूँ, पर आगे से ध्यान रखना, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मनीष ने आहान की तरफ देखते हुए कहा। मनीष को आहान का रवैया और बात करने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया था। वो दिल से उससे नफ़रत करता था। तुम्हें सच में लगता है कि मैं ऐसी लड़की से बात करना भी चाहूँगा? आहान ने कहा। यह सुनकर नमिता और गुस्सा हो गई। ए लड़के, तमीज़ रहकर बात करो, मनीष ने कहा। आहान का ये बात कहना सिर्फ नमिता की बेइज्जती नहीं थी, बल्कि मनीष को भी नीचा दिखाना था, क्योंकि मनीष नमिता के साथ था। आहान खुद को उनके जितना नीचे नहीं गिराना चाहता था। उसने उन्हें इग्नोर करना ही ठीक समझा। वो वहाँ से अपने सूट की तरफ जाने लगा। जान, आहान इन्हें इग्नोर करने दो, वहाँ से जाने लगा तो मनीष को सहन नहीं हुआ। उसने तेज़ आवाज़ में कहा, वहीं रुक जाओ। आहान रुका और बहुत क्लेमली उसने कहा, जाने दो। आहान बहुत ज़रूरी काम से वहाँ आया था और इस वक्त वो किसी भी लड़ाई में नहीं पड़ना चाहता था। सनाया को लेकर वो वैसे भी काफ़ी परेशान था। एक नई मुसीबत से डील करने का उसका बिल्कुल मन नहीं था। नहीं जाने दूंगा, तुम्हारा ये एटीट्यूड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ। मनीष ने अपने पावर्स पर बहुत गुरूर था। देखो, तुम्हें बाद में पछताना पड़ेगा, आहान ने उसे वार्न करते हुए कहा। मैं अपने किसी डिसीजन पे आज तक नहीं पछताया और तुम्हें सबक सिखाना शायद मेरा सबसे बड़ा सही डिसीजन है, मनीष ने आहान के ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। आहान की सादगी की वजह से अक्सर लोग उसे हल्के में ले लेते थे,
और फिर पछताते हैं। मनीष के साथ भी ऐसा ही होने वाला था। आज के बाद से तुम ज़रूर पछताओगे, आहान ने कहा। ये तुम्हारी गलत फहमी है, मनीष ने कहा। इतना सुनकर आहान ने मनीष की तरफ आंख उठाकर देखा। उसकी आंखों को देखकर मनीष के शरीर पर पसीना आने लगा। कुछ तो बात थी आहान में जो उसके इमोशन के साथ थी। उसके आसपास का माहौल बदल जाता था। उधर मनीष का कॉन्फिडेंस देखकर नमिता खुश हो रही थी। उसने आहान के बारे में बहुत कुछ सुना था और वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। उसे सोचकर अच्छा लग रहा था कि अब मनीष उसे अच्छे से सबक सिखाएगा। यह सब देखकर नमिता मुस्कुरा रही थी, पर कुछ ही पल में उसका मुस्कुराता चेहरा हैरानी में बदल गया। मनीष आहान के सामने घुटने टेक कर बैठा था। नमिता को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अपनी आंखों मली और फिर से देखा। नमिता जो देख रही थी वो बिल्कुल सच था। अंडरवर्ल्ड की दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाला आदमी आहान के सामने घुटने टेक कर बैठा था। ऐसा कैसे हो सकता है, नमिता ने खुद से ही कहा। अब तुम्हें पछतावा है या नहीं? अभी भी कुछ कमी रह गई है, आहान ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। मनीष की बोलती बंद हो गई थी। उसने कभी भी किसी को इतनी फुर्ती से एक्शन करते नहीं देखा था। आहान के एक ही वार में मनीष समझ गया था कि ये कोई मामूली आदमी नहीं है। मनीष के पास उसे माफ़ी मांगने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। जैसे ही मनीष ने माफ़ी मांगनी चाही, उसने वहाँ पर रॉकी को देखा। रॉकी को देखकर मनीष की आंखों में चमक आ गई। मनीष दरअसल रॉकी और विक्की के लिए ही काम करता था। रॉकी को वहाँ देखकर मनीष को लगा कि अब वो उसे बचा लेगा और आहान से भी बदला ले लेगा। रॉकी भाई, मनीष ने बहुत उम्मीद से कहा। रॉकी का नाम सुनकर नमिता भी खुश हो गई। उसने रॉकी उसकी ताकत के बारे में बहुत सुना था, पर उससे कभी वो मिली नहीं थी। आज उससे मिलने का मौका भी मिल गया था। वो जानती थी कि अंडरवर्ल्ड में रॉकी का बहुत नाम था। रॉकी को इतने करीब से देखकर नमिता ने सोचा कि वो उसके सामने अच्छा इम्प्रेस करना ज़रूरी बनाएगी। रॉकी के पीछे पीछे ही विक्की और विहान भी आए। विवान आहान का खास आदमी था। उसकी माँ के चले जाने के बाद विवान ने उसका हमेशा साथ दिया था। तीनों आपस में हंसी मजाक करते हुए आ रहे थे। अचानक से उसकी नज़र आहान और मनीष पर पड़ी। तीनों हैरान हो गए। मनीष आहान के सामने घुटने टेक कर बैठा था। वो सोच रहे थे कि कहीं मनीष ने खुद को किसी मुसीबत में तो नहीं फंसा लिया था। उन्हें करीब आता देख मनीष खुशी से चिल्लाया, रॉकी भाई। उसे पहले उसके आगे मनीष कुछ बोल पाता, रॉकी ने उसका अपनी आंखें दिखाकर मुंह बंद करवा दिया। सीधे आहान के पास गया और अपनी नज़र झुकाते उससे बोला, यंग मास्टर, देरी से आने के लिए हमें माफ़ी चाहते हैं। यह देखकर नमिता और मनीष दोनों शॉक्ड थे। मनीष ने नमिता को बताया था कि वो रॉकी भाई का राइट हैंड है। फिर उसने मनीष को आंखें दिखाकर आहान को यंग मास्टर क्यों बोला। यंग मास्टर, यह वर्ड दोबारा मन में दोहराकर नमिता और हैरान हो गई। क्या शौर्य जिसे अभी तक नालायक कह रहा था वो यंग मास्टर था? मनीष और नमिता दोनों के पैर कांपने लगे थे। वो आहान को जो समझ रहे थे, आहान उससे बहुत अलग था। नमिता को इस वक्त शौर्य पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसकी वजह से ही उसने आहान को इतना एटीट्यूड दिखाया था। अगर वो अभी उसके सामने होता तो नमिता उसकी जान ले लेती। कोई बात नहीं, मुझे आए ज़्यादा देर नहीं हुई है, आहान ने रॉकी से कहा। यंग मास्टर, इस बेवकूफ़ ने आपके ज़्यादा परेशान तो नहीं किया? ये मेरी गलती है। आप जो सज़ा देना चाहें दे सकते हैं, रॉकी ने कहा। उसकी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, आहान ने कहा। इस वक्त आहान के लिए रॉकी और उसकी टीम इम्पोर्टेंट थी। उसके लिए रॉकी की इज्जत रखना ज़्यादा ज़रूरी था। और वैसे भी मनीष ने ऐसा कुछ नहीं किया था जिसके लिए कोई बड़ी सज़ा दे। आहान को इतना शांत देखकर रॉकी ने चैन की सांस ली। वो समझ गया था कि कुछ बड़ा नहीं हुआ था। आहान उसे इतनी आसानी से नहीं जाने देता। इडियट, उठो अब और दफ़ा हो जाओ यहाँ से, रॉकी ने मनीष की तरफ देखते हुए गुस्से में कहा। थैंक यू यंग मास्टर, थैंक यू, आप बहुत दयालु हैं, मनीष ने कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आहान का शुक्रिया अदा कैसे करे। रॉकी को आहान के सामने ऐसे देखकर मनीष समझ गया था कि अगर वो किसी भी जान लेना चाहे तो आराम से ले सकता था। तुम यहाँ से तो बच गए, पर मुझसे नहीं बचोगे। यंग मास्टर को परेशान करने के लिए तुम्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी। सज़ा भुगतने हुए सोचना तुम्हें क्या किया है, रॉकी ने कहा। भले ही आहान ने उसे माफ़ कर दिया, पर रॉकी आहान को दिखाना चाहता था कि उसके सबसे खास आदमी से भी ज़्यादा उसके लिए आहान की अहमियत ज़्यादा थी। वो हर हाल में
आहान को खुश रखना चाहता था। हाँ रॉकी भाई, मैं ध्यान रखूँगा, मनीष ने हड़बड़ाते में कहा और अपनी सजा के लिए मान गया। चलो, हमारा काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आहान ने मनीष को ताना मारते हुए रॉकी से कहा। जी यंग मास्टर, रॉकी, विक्की और विवान ने अपनी सहमति देते हुए कहा और आहान के पीछे अपने स्वीट की तरफ चले गए। इतने समय आहान ने नमिता की तरफ देखा भी नहीं था। नमिता अपनी बेवकूफ़ी की वजह से बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। वो सोच रही थी शौर्य कैसा पागल है, इतने बड़े आदमी का रिश्तेदार होते हुए भी उसकी इज्जत नहीं करता। वो चाहता तो आहान के सहारे बहुत कुछ हासिल कर सकता था, पर उसे तो आहान को नीचा दिखाने से ही फुर्सत नहीं मिलती हुई। अब नमिता ने तय किया कि वो शौर्य को कभी कांटेक्ट नहीं करेगी और आहान की असलियत भी नहीं बताएगी। वो चाहती थी कि शौर्य ऐसा बार बार करे और अंत में आहान के गुस्से का शिकार बने। जब नमिता वापस जा रही थी तब उसने आहान की कार देखी और उसे समझ में बिल्कुल वक्त नहीं लगा कि ये कार आहान की ही हो सकती है। उसने लंबी आह भरी और सोचा, अपनी नादानियों की वजह से मुझ पर कार में बैठने का मौका कभी नहीं मिलेगा। उधर पाम ट्रीट होटल के लग्जरी स्वीट में आहान, रॉकी, विक्की और विवान बैठे थे। आहान ने उन्हें वहाँ बहुत ज़रूरी बात करने के लिए बुलाया था, पर अपनी बात करने से पहले आहान ने विक्की से पूछा, विक्की अब तुम कैसे हो, तुम्हारी चोट ठीक तो हो गई ना? यंग मास्टर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, विक्की ने कहा। विक्की ने कभी नहीं सोचा था कि आहान उसे बचाने मनाली तक आएगा। उसके मन में आहान के लिए बहुत इज्जत थी। कोई भी कभी किसी को बचाने के लिए खुद को मुसीबत में डालना, पर आहान ऐसा नहीं था। आहान वहाँ आया और विक्की को बचाया। फिर सिर्फ इतना ही नहीं, उसने रजत और अभिषेक को अच्छा सबक भी सिखाया था। अगर आहान को फ्यूचर में कोई भी परेशानी होती तो विक्की उसकी मदद करने उससे पहले आगे आता। आहान ने सेटिस्फैक्शन में अपनी गर्दन हिलाई और फिर रॉकी और विवान की तरफ देखा। तुम एक दूसरे को जानते हो? हाँ, मैंने मास्टर विवान का बहुत नाम सुना है, रॉकी ने कहा। विवान को देखकर रॉकी और विक्की दोनों वैसे ही हैरान ही थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आहान शिमला शहर में और किन किन को जानता था। विवान भी एलिट फैमिली से था। उन्हें नहीं पता था कि आहान और विवान एक दूसरे को जानते हैं। आखिर आहान और किस किस को जानता है? उसने इन तीनों को क्या ज़रूरी काम से बुलाया होगा? विवान अग्रवाल शिमला के एक और रईस परिवार का बेटा था और उसके अलावा वो आहान का दोस्त भी था। आहान की मां के गुजर जाने के बाद से ही वो उसके साथ था। आहान को विवान पर बहुत भरोसा था। आहान ने रॉकी और विवान की तरफ देखते हुए पूछा, क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? जी, मैंने मास्टर विवान के बारे में बहुत सुना है। ये बहुत पावरफुल हैं और अच्छे इंसान हैं, रॉकी ने कहा। ऐसा कुछ नहीं है, आप बहुत अच्छे हैं जो ऐसा सोचते हैं, वरना आपके सामने मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, विवान ने कहा। विवान भले ही बहुत बड़े खानदान का था, पर वो अपनी औकात जानता था। उसे पता था कि रॉकी और विक्की कितने पावरफुल हैं और वो उनके सामने किसी भी तरह की कोई बेवकूफ़ी नहीं करना चाहता था। रॉकी और विक्की में कुछ तो खास था जो सब उन दोनों की बहुत इज्जत करते थे। एक पल गुंडे बन जाते थे और दूसरे पल ही सबसे शराफत से पेश आते थे। उनके जैसा शायद ही पूरे शिमला शहर में कोई था। उन दोनों को एक साथ हैंडल करना मुमकिन के आसपास था। सिर्फ आहान ही था जो दोनों को साथ में हैंडल कर सकता था और बदले में वो दोनों भी आहान की पूरी इज्जत करते थे। अब जब आहान को पता चल गया था कि तीनों एक दूसरे को जानते थे, तब उसने उनका इंट्रोडक्शन नहीं करवाया। अब वो सीधा अपनी बात पे आया। शिमला में ऐसे कौन हैं जिससे हमें खतरा हो सकता है? शिमला शहर बहुत बड़ा नहीं था, पर वहाँ की अंडरवर्ल्ड दुनिया बहुत स्ट्रॉन्ग थी। रॉकी और विक्की ईस्ट और वेस्ट संभालते थे और वहाँ के राजा थे। दूसरे पावरफुल लोग थे जो नॉर्थ और साउथ के राजा थे। आहान का ये सवाल पूछने के दो कारण थे। पहला ये कि वो रायजादा परिवार को रोकना चाहता था और दूसरा कारण सनाया थी। एक दिन शायद मुझे शिमला से जाना पड़ेगा, तब सनाया का क्या होगा? उसके और गिर फैमिली के बीच के रिश्ते ठीक नहीं हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सनाया को किस किस से खतरा हो सकता है उसे पता होना चाहिए। आहान चाहता था कि उसकी गैर मौजूदगी में रॉकी और विक्की ही सनाया को संभाले। आहान की ये बात सुनकर दोनों एक दूसरे को देखने लगे। तीनों जानते थे कि आहान क्या करना चाहता था। यंग मास्टर, शिमला बहुत बड़ा नहीं है, पर यहाँ की अंडरवर्ल्ड दुनिया बहुत कॉम्प्लिकेटेड है।
इस वक्त प्रकाश मल्होत्रा है जो नॉर्थ का राजा है और साउथ का एरिया कनक शर्मा के अंडर आता है। बाकी सब तो छोटे मोटे लोग हैं जिन्हें संभालना मुश्किल नहीं है, रॉकी ने कहा। और हाँ, इस वक्त सब लोग कोहली परिवार को सबसे ज़्यादा पावरफुल मानते हैं, विक्की ने नई जानकारी दी। आहान सब समझने की कोशिश कर रहा था, इतने में विवान ने कहा, यंग मास्टर, प्रकाश हमारे परिवार का हिस्सा है। ये बात सुनकर सब हैरान हो गए। प्रकाश नॉर्थ जोन का राजा था। आहान को बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी कि वो अग्रवाल परिवार का हिस्सा होगा। वहीं विक्की और रॉकी सोच रहे थे कि जितना उन्होंने सोचा था अग्रवाल परिवार उससे ज़्यादा बड़ा है, पर इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जो अग्रवाल परिवार से थे वो आहान के परिवार से भी थे, तो इसका मतलब ये था कि अब नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट से उन्हें कोई खतरा नहीं था। पर साउथ एरिया के बारे में अभी भी कुछ खास जानकारी नहीं थी। अच्छा, तो अब कनक के बारे में बताओ, आहान ने कहा। यंग मास्टर, कनक कोई साधारण नाम नहीं है, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और पावरफुल है, रॉकी ने बहुत सीरियस आवाज़ में कहा। अच्छा, ऐसा क्या है कनक में, बताओ मुझे। आहान के सिर पर सिक्कन आ गए। यंग मास्टर, आपने अमरनाथ शर्मा के बारे में सुना है, रॉकी ने आहान से सवाल किया। आहान को शिमला आए 3 साल ही हुए थे। वो यहाँ के लोगों के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था। उसने अमरनाथ शर्मा के बारे में भी कभी नहीं सुना था। पर रॉकी, विक्की और विवान की शक्लें देखकर वो समझ गया कि ये अमरनाथ शर्मा कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी है। मैंने नाम पहले कभी नहीं सुना है। कौन है यह, आहान ने पूछा। ये नॉर्मल बात है कि आपने उनके बारे में नहीं सुना है। अमरनाथ का 20 साल पहले शिमला में राज चलता था। उनके नाम से बच्चे भी रोने से डरता था, विक्की ने कहा। अगर आपको जानना है कि अमरनाथ शर्मा आखिर कौन था, तो आपको शिमला के अंडरवर्ल्ड के बारे में शुरू से जानना होगा। ये बात रॉकी ने बोली थी। आहान ने कुछ कहा नहीं, बस अपनी गर्दन हिलाकर उन्हें आगे बोलने का इशारा किया। शिमला में मार्शल आर्ट और अंडरवर्ल्ड का हमेशा से जोर रहा है, पर फिर भी यहाँ चीज़ें बदलती रही है। बहुत लोग हैं जो यहाँ लड़ाई में अपनी जान गंवा देते हैं। इतना ही नहीं, आसपास के शहर यहाँ की ताकत से भी डरते हैं, पर फिर भी यहाँ एक तरफ की यूनिटी हमेशा रही है, रॉकी ने कहा। रॉकी की बात को आगे बढ़ाते हुए विक्की ने कहा, पर यह सब 20 साल पहले अमरनाथ जी के आने के बाद बदल गया था। 1 साल में उन्होंने वेस्ट से नॉर्थ और साउथ से ईस्ट सारा शिमला जीत लिया था। सबको एक साथ हैंडल करने के लिए वो अकेले काफ़ी थे। एक तरह से वो यहाँ के कर्ता धर्ता और शहंशाह बन जाए थे। सब लोग उनकी इज्जत करने लगे थे और डरते भी थे। उनके जैसा ताकतवर आदमी पहले कभी शिमला नहीं आया था, रॉकी ने कहा। क्या ये अमरनाथ शर्मा फाइटर थे, आहान ने पूछा। 20 साल पहले हथियार मिलना मुश्किल था। ये तो आज का वक्त था जहाँ सब एक फ़ोन पे हो जाता था। अगर अमरनाथ इस तरह सब अपने काबू में कर सकता था तो वो ज़रूर मार्शल आर्ट फाइटर ही होगा। इतना ही नहीं, वो मार्शल आर्ट एक्सपर्ट भी हो सकता था। हाँ यंग मास्टर, वो एक बहुत ही मज़े हुए फाइटर थे, विवान ने कहा। विक्की जानता था कि आहान भी मार्शल आर्ट फाइटर, पर वो किस तरह का फाइटर है ये वो नहीं जानता था। यंग मास्टर, मैंने अपने दादाजी से अमरनाथ जी के बारे में बहुत सुना है। अगर वो नहीं आए होते तो आज हमारा शहर लड़ाई झगड़ों से बहुत दूर होता। उनके आने से पहले यहाँ पर बहुत शांति और भाईचारा था, पर अमरनाथ जी के आने के बाद सब बदल गया, रॉकी ने कहा। और फिर एक आह भरी, ऐसा भी बोला जाता था कि अमरनाथ जी की वजह से ही इस शहर में उन्नति कम हुई है, विक्की ने कहा। वो क्यों, आहान ने पूछा। जब वो अपनी जगह के लिए लड़ते थे तब उनकी एक आदत थी, विक्की ने कहा। एक आदत, आहान ने क्यूरियस होते हुए पूछा। तीनों में एक दूसरे की तरफ देखा और फिर विवान ने कहा, वो जिससे भी लड़ते थे उनके पूरे परिवार को मार देते थे। उन्होंने कभी किसी पर रहम नहीं किया, वो परिवार का परिवार ख़त्म कर देते थे। ये सब बताते बताते और आखिरी बात सुन के बाद रॉकी का मन भारी हो गया। वो बहुत सालों से इसी दुनिया का हिस्सा था, पर पता नहीं आज उसे ऐसा लग रहा था जिसकी वजह से उसके परिवार पर हमेशा खतरा मंडराता रहता है। बहुत से परिवार जिनकी मौत हुई वो मार्शल आर्ट में ट्रेनिंग ले रहे थे। कुछ परिवार ऐसे भी थे जो अमरनाथ जी के डरने की वजह से भाग गए थे। यही कारण है कि आज शिमला में मार्शल आर्टिस्ट बहुत कम हैं, विवान ने कहा। आहान को पता चला कि जब वो पहली बार शिमला आया था तब उसे कोई बहुत टैलेंटेड और एक्सपर्ट मार्शल आर्ट
ट्विस्ट क्यों नहीं मिला था। अमरनाथ से ये डर से सब भाग गए थे और जो बचे थे उन्हें अमरनाथ ने मार दिया था। और फिर क्या हुआ, आहान ने पूछा। फिर एक दिन अचानक अमरनाथ शर्मा गायब हो गए। वो कहाँ गए, क्यों गए, किसी को नहीं पता। 1 साल में पूरे शहर को अपने में कब्जे में करके वो गायब हो गए, विक्की ने कहा। बहुत से लोग बहुत अलग अलग बातें बोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि शायद उनकी मौत होगी, तो कुछ कहते हैं कि वो दूसरे शहरों में अपने अंडर लेने की कोशिश कर रहे हैं। पर सच क्या है किसी को नहीं पता, रॉकी ने कहा। अमरनाथ जी के गायब होने के बाद कुछ परिवारों में शहर के लिए लड़ाई हुई थी, जिसकी वजह से इस शहर में हिस्से हो गए थे। मेरे पिताजी और मैं भी इसमें शामिल थे, विक्की ने कहा। उस वक्त अगर अमरनाथ सब छोड़कर नहीं गया होता तो आज विक्की और रॉकी यहाँ नहीं होते। तो फिर अमरनाथ के गायब होने के बाद शर्मा परिवार को कनक ने संभाला, आहान ने पूछा। हाँ भी और ना भी, रॉकी ने जवाब दिया। जब अमरनाथ गायब हुआ था तब कनक सिर्फ 8-9 साल की बच्ची थी, छोटी बच्ची। आहान को हैरानी हुई। आहान अब तक सोच रहा था कि कनक कोई आदमी था जिसका नाम थोड़ा लड़कियों जैसा था, पर कनक एक लड़की है ये सुनकर आहान बिल्कुल चौंक गया था। यंग मास्टर, कनक की ताकत को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, वो बहुत पावरफुल और स्ट्रॉन्ग है, विक्की ने कहा। मैं उसे अंडर एस्टिमेट कर भी नहीं रहा, आहान ने हंसते हुए कहा। इतना सुनकर आहान समझ गया था कि वो शर्मा फैमिली को संभाल सकती हैं और पूरे साउथ एरिया को हैंडल कर सकती हैं। उसे हल्के में लेना बेवकूफ़ी होगी। जब अमरनाथ गायब हुए तब कनक छोटी थी, पर उसके साथ उसका एक और भाई और एक कज़न भाई थे। उस वक्त इन दोनों की वजह से ही शर्मा परिवार बचा था, रॉकी ने कहा। पर फिर कुछ सालों बाद कनक ने शर्मा फैमिली को संभाला। इस वक्त वो बस 16 साल की थी। ये देखकर उनके दोनों भाइयों को अच्छा नहीं लगा और दोनों ने उसके खिलाफ जाने की कोशिश की। तब कनक ने कोई रहम नहीं दिखाया और उनकी टांगें तोड़ दी, विवान ने कहा। इस बात से पूरे शहर में हंगामा हो गया था। किसी ने नहीं सोचा था कि ये छोटी लड़की ऐसा कुछ कर सकती है, रॉकी ने कहा। जब कनक ने सब संभाला तो उसका परिवार भी बढ़ता गया। उस टाइम वो सबको अपने कब्जे में करके वहाँ की क्वीन बन सकती थी, पर किसी कारण उसने ऐसा नहीं किया और शांत रही। उसने कभी भी साउथ के बाहर अपना पावर एक्सपेंड करने की कोशिश नहीं की थी, और अगर कोई ऐसा करता था तो कनक उसे सज़ा दे देती, विक्की ने कहा। ना किसी ने उनके एरिया में जाने की कोशिश की, ना वो कभी साउथ एरिया से बाहर निकले, रॉकी ने कहा। इंटरेस्टिंग, आहान ने कहा। आहान जान गया था कि कनक इतनी सिंपल नहीं थी। उसने अब तक जो भी सुना था और जिसके भी बारे में सुना था उनमें से सबसे स्मार्ट, पावरफुल और इंटेलिजेंट कनक ही थी। कोई भी ये बात नहीं समझता कि कनक अंडरग्राउंड क्यों हुई। आहान समझ गया था कनक को मार्शल आर्ट एसोसिएशन के बारे में पता चल गया होगा। अगर वो कुछ भी करती तो मार्शल आर्ट एसोसिएशन उनके पिता के कर्मों को सज़ा उसे देती। अमरनाथ भी जिंदा था और अब वो जल्दी ही बाहर आने वाला था। आहान को अब सब अच्छे से समझ आ गया था। कनक शर्मा इस वक्त आहान का सबसे बड़ा डर थी। 27-28 साल की उम्र में उसकी ऐसी ताकत खतरनाक थी। भले ही आहान मार्शल आर्ट एक्सपर्ट था, पर फिर भी कनक की ताकत का उसे अंदाज़ा लग गया था। आहान के एक्सप्रेशन देखकर सब समझ गए थे कि अब कनक और आहान के बीच कोई लड़ाई होने वाली है और ये किसी भी तरह से नहीं डल सकती। यंग मास्टर, वैसे तो अब कनक के हाथ में ज़्यादा पावर नहीं है अपने लिए सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए, पर हाँ, जब से उसके अपने भाइयों के पैर तोड़े थे उसके भाई उसके खिलाफ हो गए थे। उन्होंने शर्मा फैमिली का नाम यूज़ करके बहुत लोगों से दोस्ती की है। अगर आप कनक को दबाना चाहते हैं तो आप इन दोनों से शुरू कर सकते हैं, रॉकी ने कहा। ये दोनों किसी काम के नहीं हैं, आहान ने कहा। अपना बदला लेने के लिए दोनों भाई अपनी टीम बना रहे थे। जैसे तैसे उनकी टीम बढ़ रही थी, उनकी मौत भी उनके नज़दीक आ रही थी। सब जानते थे कि शर्मा फैमिली के ये 2 बेटे कभी ना कभी कोई कांड ज़रूर करेंगे। अगर कोई अमरनाथ का दुश्मन वापस आ जाएगा तो वो इन पर भी हमला करेगा और चुपचाप बेटी कनक को कोई छूने की सोचेगा भी नहीं। आहान बहुत कैलकुलेटिव इंसान था, उसे सब कुछ अच्छे से समझ आता था। वो इस दुनिया को बहुत सालों से समझ रहा था और अब उसकी चालें जानता था। उसके हिसाब से ऐसा ज़रूरी नहीं था कि उसके और कनक के बीच में लड़ाई हो, वो दोस्त भी बन सकते थे। तो फिर यंग मास्टर, हम कनक से कैसे डील करेंगे? अगर उसके भाइयों के साथ रहे तो हो सकता है हम उसे अपने अंडर ले सकें, रॉकी ने कहा। कनक को मैं संभाल लूँगा, तुम लोग ये बाकी के जो छोटे मोटे लोग हैं उनको संभालो।
जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने एरिया पर पूरा कब्जा करो, आहान ने कहा। आहान कनक से कैसे डील करेगा? कनक के आने से आहान की ज़िंदगी में और क्या प्रॉब्लम आएगी? क्या होगा आहान सोच रहा है वैसा हो पाएगा? जानेंगे हम अगले भाग में। धन्यवाद।